जात पर मबनी मर्दमशुमारी को लेकर आज बिहार के वज़ीर-ए-आला नीतीश कुमार वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आला के साथ आरजेडी समेत 10 सियासी जमातों का वफ्द शामिल रहेगा। आरजेडी की जानिब से तेजस्वी यादव वफ्द में शामिल रहेंगे। वज़ीर-ए-आला ने वाज़ेह किया है कि जात पर मबनी मर्दमशुमारी से मुतल्लिक़ तमाम जमातों की राय एक है, इसलिए मरकज़ को इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। उन्नीस में ही एक यूनानिमस रिजोल्यूशन हुआ था इसके पक्ष में, और फिर 20 में भी विधानसभा में यूनानिमस, और 19 में तो विधानसभा विधान परिषद दोनों में हुआ था। तो इसलिए सब लोगों की तो राय एक ही है, बिहार में कोई राय अलग अलग नहीं है। तो उसी को कहने हम लोग अपनी बात रखने आए। जरूर हम लोग सोचते हैं कि ये सबके हित में है, पूरे देश के हित में है, और ये ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ बिहार के लोगों की इच्छा है, ये पूरे देश के लोगों की इच्छा है कि जाति आधारित जनगणना कम से कम एक बार तो जरूर कर देना चाहिए, ताकि सब चीज़ों के बारे में पूरी जानकारी हो जाए और उससे लोगों को सुविधा हो जाए और सरकार को भी किसी भी निर्णय को लेने में सहूलियत। कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के दबाव में आकर जाति जनगणना हाथ पर हाथ धरे सब लोग बैठे हुए। कौन क्या बोलता है हमको तो मालूम नहीं है, हमसे तो खुद आके मिले और उन लोगों ने कहा कि हम लोगों को चल के मिलना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद ही तो कर दिया है। इसको दबाव कहते हैं, आप जरा बताइए तो। बिहार सरकार के वजीर और बीजेपी लीडर जनक राम ने कहा है कि आज वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के बाद ही जात पर मबनी मर्दमशुमारी मामले पर फैसला मुमकिन है। कुमार के नेतृत्व में सर्वदलीय शिष्टमंडल आज मुलाकात करेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। बीजेपी की तरफ से बिहार सरकार में मंत्री जनक राम इस शिष्टमंडल में शामिल होंगे। बात करते हैं उनसे। जनक राम जी, जातीय जनगणना की मांग लगातार होती रही है, आप खुद उस डेलीगेशन में शामिल हो रहे हैं जो कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आज प्रधानमंत्री से मुलाकात करेगा। क्या मांग रहेगी आप लोगों की? बीजेपी की तरफ से आप क्या कहेंगे? एक कार्यकर्ता के नाते मुझे इस डेलीगेशन में आने का एक अवसर मिला है। मैं भारतीय जनता पार्टी का आभारी हूँ। रही बात जातीय जनगणना की, तो बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से समय मांगा था। देश के प्रधानमंत्री जी ने समय भी दिया और बिहार के हम सब 11 सदस्यीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में हम सब मिलेंगे और देश का प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लेंगे वो निर्णय हम सबका सर्वमान्य होगा। लेकिन यही बात जेडीयू की तरफ से कही जा रही है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, अब जरूरत है। 1931 के बाद अब तक नहीं हुई है जातीय आधारित जनगणना। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सही वही बात कर रहे हैं। तो बीजेपी इस पर क्या सोच रही है? क्या बीजेपी को लगता है कि जातीय आधारित जनगणना होनी चाहिए? मुझे लगता है कि सबका अलग अलग सोच है, अलग अलग दल की अपनी विचार होती है, लेकिन बिहार में 13 करोड़ जो आबादी है उस आबादी के प्रति सब लोग चिंतित है, उनका सोच जायज है। लेकिन अब तो मांग ये राज्य का नहीं है, देश के प्रधानमंत्री जी के हाथों में है और बिहार के मुख्यमंत्री जी ने अपनी मांग को रखते हुए और हम सब के साथ ये बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बिहार सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता जनक राम, जिनका कहना है कि प्रधानमंत्री के ऊपर सब कुछ है, उनका ही निर्णय सर्वमान्य होगा। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने कहा कि मर्दमशुमारी होनी चाहिए ताकि लोगों के साथ इंसाफ हो। उन्होंने कहा कि जब जानवरों को, पेड़ पौधों को शुमार किया जा सकता है तो इंसानों को क्यों नहीं। बिहार विधानसभा से 2 बारी जो है वो पारित किया गया है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए और 1931 में जो है लास्ट जो है जातीय जनगणना हुई और उससे पहले 10-10 साल पे होता रहा। काफ़ी कल्याणकारी ये काम होगा गरीब तबकों के लिए। आखिर एक साइंटिफिक एक डेटा आपके पास सामने आएगा, आंकड़े सामने आएंगे और आंकड़ा जब सामने आएगा तो जो क्लियर पिक्चर जो है वाकई में जो स्थिति जो है कि भाई कौन लोग जो हैं भीख मांगते हैं, कौन समाज से आते हैं, कौन लोग जो है आपके जो है ठेला चलाते हैं, कौन लोग जो हैं भूमिहीन लोग हैं, कौन परिवार जो है गरीब है, तो ये आपको क्लियर पिक्चर होगा। इससे आप जो है आकलन कर सकते हैं और उनके लिए योजना बजट में प्रोविज़न किया जाता है। कुछ लोग कहते हैं भाई भेदभाव होता है जाति जनगणना कराने से, तब तो धर्म की गिनती नहीं करानी चाहिए, क्योंकि धर्म में भी जो है भेदभाव होगा, उससे पैदा होगा। तब तो भाई अमीर और गरीब, क्योंकि अमीर जो है लगभग जो है
11% के पास जो है 90% जो है लैंड होल्डिंग है इस देश में, और 90% के पास जो है तकरीबन जो है 9% ही है। तो अगर ऐसा होगा तो अमीर और गरीब में भी तनाव होगा, लेकिन आंकड़ा तो हमारे सामने है, ऐसा कभी तनाव की परिस्थिति तो आई नहीं है, बल्कि यू विल गेट अ क्लियर पिक्चर। और उस हिसाब से अभी कानून बनाया गया, स्टेट को छोड़ दिया गया है कि कौन सी ओबीसी स्टेट तय करेगा कि कौन सी जाति को ओबीसी में डालना है, इन व्हाट बेस। तो आपके पास जब आंकड़े सामने होंगे तब तो आप तय कीजिएगा कि भाई कौन सी जात को जो है ओबीसी में डालना है, ईबीसी में डालना है, या गरीब है, आर्थिक शैक्षणिक तौर पे भी होता है काउंटिंग। तो इसमें कोई अलग से खर्चे की भी बात नहीं है। जब धर्म की काउंटिंग हो रही है तो उसमें एक नया ही तो कॉलम जोड़ना है, तो खर्चा भी अलग नहीं है। तो इन सारे बिंदुओं को हम लोग प्रधानमंत्री के पास रखेंगे। मतलब क्या रुक क्यों रहे हैं वो लोग, क्या लगता है? अब रुका गया है, पार्लियामेंट में 2 बार सवाल पूछा गया है इसी मानसून सत्र में, तो साफ तौर पे केंद्र सरकार ने मना किया है। लेकिन ये आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा, और आपके पास जब तक डेटा नहीं है तब तक आप जो है मतलब बिना बीमारी का पता किए हुए आप ऑपरेशन कर रहे हैं। जानवरों की, कुत्ता बिल्ली की जनसंख्या को गिना जाता है, पेड़ पौधों को गिना जाता है, तो इंसानों की भी होनी चाहिए। धर्म की होती है, SC ST का होता है, तो उसमें एक नया कॉलम तो है, तो कराना चाहिए। यूपीए की सरकार ने तो शैक्षणिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, जातीय तौर पे किया था। तो जब मनमोहन सिंह जी की UPA 2 में, तो उसमें तो लालू जी ने बढ़ चढ़ के सदन में भी भाषण दिया था। उसको पता नहीं किस रीजन से जो है डिस्क्लोज नहीं किया गया। अब उम्मीद है, अब देखिए अब सरकार को तो कई फैसले लौटाने भी पड़े। जेडीयू लीडर और वज़ीर तालीम विजय चौधरी ने जात पर मबनी मर्दमशुमारी को लेकर आज PM से होने वाली मुलाकात पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इस मामले पर वज़ीर-ए-आज़म से मुस्बत तवक्का है। विजय चौधरी से बात की हमारे नुमाइंदे अमितेश ने, आइए देखते हैं। जेडीयू के वरिष्ठ नेता और शिक्षा मंत्री विजय चौधरी से सर, आज आप लोगों की मुलाकात हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, कितनी उम्मीद है? हम लोग तो पूरी उम्मीद रख रहे हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिल के अनुरोध करेंगे, और हम लोगों के विधानसभा का ये सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल है, स्वाभाविक रूप से हम लोग आशान्वित हैं। पहले भी अगर देखा जाए तो विधानसभा से 2 बार पारित हो चुका है, लेकिन बीजेपी का अभी का जो स्टैंड है वो खुल करके साथ में ऐसा नहीं दिख रहा है। बीजेपी को कैसे मनाएंगे और किस तरह से आप लोग एक साथ इस मुद्दे पर आएंगे? तो बीजेपी को मनाने की बात कहाँ, ऐसा तो नहीं है कि वो नाराज हैं या वो अलग हैं। जब प्रस्ताव पारित हुआ था उसमें भी साथ थे, हमारे प्रतिनिधिमंडल में भी साथ हैं, तो अलग होने की बात कहाँ? क्या अलग से जाति आधारित जनगणना कराई जाएगी? अगर केंद्र सरकार आप लोगों के प्रस्ताव को नहीं मानती है तो उस सिचुएशन बिहार अलग से तैयार होगा? नहीं, ये फैसला तो केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री महोदय को लेना है, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि सकारात्मक फैसला हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो विजय चौधरी का कहना है कि हम लोग उम्मीद करते हैं कि सकारात्मक फैसला होगा। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर अजीत शर्मा का बयान सामने आया है। जात पर मबनी मर्दमशुमारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर मरकज राजी नहीं है तो बिहार में अलग से केरल, कर्नाटक की तर्ज पर जात पर मबनी मर्दमशुमारी होनी चाहिए। अजीत शर्मा से बात की हमारे नुमाइंदे अमितेश ने। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा से, सर आज आप लोगों की मुलाकात हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, कांग्रेस की तरफ से आप क्या अपनी बात रखेंगे? नहीं, हम लोग तो वहां तय कर चुके हैं, विधानसभा में 2 बार पारित भी हो चुका है, 19 में और 20 में सर्वसम्मति से हुआ है, भारतीय जनता पार्टी भी उसमें है। लेकिन अभी हम लोगों ने फिर जब सदन चल रहा था तो हम लोग सभी लोग विपक्ष में, आदरणीय तेजस्वी जी, हम, महबूब आलम जो CPI, सब लोग गए थे एक ड्राफ्ट करके कि हम लोग को जातीय जनगणना कराना चाहिए विकास के हित में, बिहार के हित में, जनता के हित में। उन्होंने माना कि नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। तो हम लोगों ने कहा कि आप ही के नेतृत्व में हो जाए और प्रधानमंत्री से टाइम मांगिए। उन्होंने बोला ठीक है, तो उन्होंने चिट्ठी लिखा, टाइम मिला है। हम लोग का मांग ये है, देखिए, चाहे वो मंडल कमीशन हो, मंडल कमीशन पार्ट 2 हो, या फिर ये जाति आधारित जनगणना हो, सब है आरक्षण का मामला। समान वर्ग को भी दे दीजिए 30%, पिछड़ी जाति को, अति पिछड़ा को, जो भी सब परसेंटेज फिक्स हो जाए। तो उसमें करिए क्या, 50% क्रीमी लेयर को दे दीजिए, 50% आप नॉन क्रीमी लेयर को दीजिए, मतलब गरीब लोग को भी मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा, समाज में द्वेष घटेगा और सबको पता होगा, ट्रांसपेरेंट है। इसी आधार पे हम लोगों ने पत्र लिखा है और हम लोग सब डेलीगेशन लिख जा रहे हैं, और पूरा विपक्ष और पूरा सरकार एक साथ है।
अब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को सोचना चाहिए। और हम तो खाली बिहार की बात नहीं करेंगे, पूरे देश में जाति जनगणना होना चाहिए ताकि ट्रांसपेरेंसी आए। लेकिन अगर बात नहीं मानी जाती है केंद्र सरकार की तरफ से, तो क्या बिहार में अलग से जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, आपको लगता है? बिल्कुल, जिस तरह से केरला कर्नाटक में हुआ है, तो वो माननीय मुख्यमंत्री से हम लोगों ने वहां भी आग्रह किया था, आदरणीय तेजस्वी यादव भी बोले थे कि केरला कर्नाटक की तरह बिहार में हम लोग करें। बोले पहले हम प्रधानमंत्री से बात कर लेते हैं, समय ले लेते हैं, अगर नहीं होगा तो उसका प्रॉस एंड कॉन क्या है देखने के बाद, यह तो जरूरी है, हम भी सपोर्ट कर रहे हैं, पहले एक बार प्रधानमंत्री से देख लेते हैं। आज प्रधानमंत्री से मिलने के बाद वो क्या उनका रुख होता है हम जानते हैं, वो देखने के बाद ही हम लोग करेंगे। और निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री भी हैं, साथ में हैं, जो देख ही रहे हैं, विपक्ष और पक्ष सब साथ हैं, तो निश्चित तौर पर बिहार का विकास होगा उससे, और जनता में भी जो द्वेष है वो खत्म होगा। बिहार ही नहीं, पूरे देश में प्रधानमंत्री साहब के माध्यम से मांग करते हैं कि जाति आधारित जनगणना होना चाहिए, वो जनता के हित में है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। तो आपको बता दें कि जात पर मबनी मर्दमशुमारी को लेकर के आज बिहार के वज़राला नीतीश कुमार वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। वज़राला के साथ आरजेडी समेत 10 सियासी जमातों का वफ्द शामिल रहेगा। आरजेडी की जानिब से तेजस्वी यादव इस वफ्द में शामिल रहेंगे। वज़राला ने वाज़ह किया है कि ज़ात पर मबनी मर्दमशुमारी से मुतल्लिक़ तमाम जमातों की राय एक है। इसके लिए मरकज़ को इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिहार में जो राय मर्दमशुमारी को लेकर के नीतीश हुकूमत की है, वही जो दीगर सियासी लीडरान है, ओपोजिशन लीडरान है बिहार में, उनकी भी वही राय है। तो एक ही राय ओपोजिशन और बिहार सरकार की मर्दमशुमारी के हवाले से ज़ात पर मबनी मर्दमशुमारी होनी चाहिए, ये तमाम तर सियासी लीडरान की जो मांग है। वहीं आज मुलाकात होने जा रही है वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से नीतीश कुमार की, और उनके साथ 11 सियासी लीडरान शामिल होंगे। आगे बढ़ते हैं। रिक्शा बंधन पर चूड़ियां बेचने वाले एक मुस्लिम शख्स की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो इंदौर के बान गंगा थाने इलाके में वाक़ई गोविंद नगर का है। सोशल मीडिया में वायरल वीडियो में देखा जा सकता है एक चूड़ी वाले पर इलाके के शरपसंद किस कदर जुल्म ढा रहे हैं। साथ ही उसके बैग से एक के बाद एक कई चूड़ियां भी निकाली जा रही हैं। फिलहाल मकामी लोगों के हाथों नौजवान की पिटाई की वजूहात के बारे में कोई मालूमात सामने नहीं आई है। मारपीट के इस वायरल वीडियो के मामले में पुलिस ने FIR दर्ज की है। इस वीडियो में शरपसंद अफराद एक मखसूस कम्युनिटी के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। मुतासरा शख्स को मुसलसल धमकियां दी जा रही हैं और उसे कहा जा रहा है कि अगली बार इलाके में न दिखाई दे। उसके साथ जो नौजवान मारा पीटा जा रहा है वो मुसलसल माफी मांग रहा है और उसके बावजूद भी उसे पीटा जा रहा है। कि तुम कौन हो, मुसलमान हो, कौन हो? हमने कहा हम सब मुसलमान हैं। बस जैसे नाम बताया वैसे सर और ज़्यादा मारने लगे। फिर 400 लोग को और बुला लिया और सर मारने लगे। वायरल में ये दिखाई दे रहा है कि एक लड़का है, वो चूड़ी बेचने के लिए आया था, उसके साथ कुछ लोगों ने मारपीट करी और साथ में उसे अपशब्द कहे, आपत्तिजनक बातें कही उसके साथ में। उसमें जो कार्रवाई है, जो सही कार्रवाई है, जो न्यायपूर्ण कार्रवाई है, वो की जा रही है। पुलिस के पास ऑलरेडी वीडियो है। वीडियो में जो लोग मारते हुए दिख रहे हैं उनकी पहचान की जा रही है, उनको नामजद किया जाएगा और नामजद करने के साथ में जो उसमें कानूनी कार्रवाई बनती है, जो कठोर कानूनी कार्रवाई बनती है, वो कार्रवाई की जाएगी। गृह विभाग की रिपोर्ट यह है कि वो चूड़ी बेचता था। चूड़ी बेचने के लिए वो उस मोहल्ले में, वार्ड में था। हिंदू नाम रखा हुआ था, जबकि वो कुछ था दूसरे समुदाय से। आधार कार्ड भी इसी तरह के 2 मिले हैं और उसके कारण से वहां पर बेटियों को, बहुओं को वो सावन के दिन चूड़ियां पहनाने का ज्यादा हमारे यहाँ पर परंपरा है। वहां से विवाद शुरू हुआ था और उसके बाद में दोनों पक्षों पर कार्रवाई हुई है। उज्जैन में मुहर्रम जुलूस में मुल्क मुखालिफ नारे लगाने के मामले में जिला इंतजामिया ने सख्त कदम उठाते हुए 4 लोगों के खिलाफ NSA के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें 3 माह के लिए भेज दिया है।
मुल्क मुखालिफ नारे लगाने के मामले में पुलिस के जरिए अब तक 25 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया जा चुका है, जिसमें से 10 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। वहीं उज्जैन काजी खलीकुर रहमान ने मुल्क मुखालिफ नारेबाजी किए जाने के इल्जाम को मुस्तरद करते हुए पूरे मामले की फॉरेंसिक जांच करने का मुतालबा किया है। मकामी लोगों का कहना है कि जिस वीडियो में मुल्क में मुखालिफ नारे लगाने की बात कही जा रही है, उसमें काजी साहब जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे, जिसे पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा बताकर लोगों को गिरफ्तार किया गया है। काजी खलीकुर रहमान का कहना है कि फॉरेंसिक जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाएगा और अगर ऐसा हुआ तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। चल रहा है, मैं इस बात की डिमांड करता हूँ कि इसकी फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी सामने आए और जिन लोगों ने अगर ऐसा कृत्य किया है उनको सज़ा मिले। हमें इस बात से कोई आपत्ति नहीं है, मगर इसकी जांच होना मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर जांच होगी तभी हम उस जगह तक पहुँच पाएंगे और अगर हम उस जगह तक पहुँच पाएंगे तो उसको सज़ा दिला पाएंगे। मगर किसी वर्ग विशेष की तरफ ये सोचना और उसको किसी तरीके से इसे किसी कटघरे के अंदर खड़ा करना ये ठीक नहीं है। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। मुल्क में आज 160 दिनों के बाद कोरोना के सबसे कम 25,072 नए मामलों की तस्दीक हुई है। वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा दादोशुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 389 अमवात दर्ज की गई हैं, जबकि एक दिन में 44,157 मरीज कोरोना से सेहतयाब भी हुए हैं। मुल्क में कोरोना के 33,924 एक्टिव मामले हैं। दूसरी तरफ मुल्क में कोरोना के खिलाफ टीकाकारी मुहिम जारी है। अब तक 58 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। मरकजी वजारत दाखिला के तहत बनाए गए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट ने वार्निंग दी है कि कोरोना की तीसरी लहर खतरनाक हो सकती है। NIDM ने PMO में अपनी रिपोर्ट जमा करा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक तीसरी लहर अक्टूबर के महीने में आ सकती है और इस लहर में बच्चे को किसी तरह के खतरे का इम्कान कम है। NIDM के मुताबिक अगर बच्चों की वैक्सीन की किल्लत हुई तो बच्चों के लिए तीसरी लहर चैलेंज बन सकती है। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, केसेस क्योंकि कोरोना के कम आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह की रिपोर्ट सामने आ रही है कि तीसरी लहर अक्टूबर में आ सकती है, पर हो सकता है कि ये तीसरी लहर खतरनाक साबित हो। बिल्कुल, जो रिपोर्ट NIDM यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट की सामने आई है और बताया जा रहा है कि रिपोर्ट सौंपी गई है PMO को भी, और इस रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि अलग अलग रिपोर्ट्स के आधार पर जो असेसमेंट किए गए हैं उसके मुताबिक अक्टूबर के महीने के आसपास थर्ड वेव आ सकती है। हालांकि ये सिर्फ असेसमेंट है, इसमें कोई कंक्रीट डेटा नहीं है। असेसमेंट के आधार पर ये कहा जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि बच्चों के लिए सीधे तौर पर असर होगा इसका ये क्लियर नहीं है, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है क्योंकि अगर थर्ड वेव अगर आती है, क्योंकि बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं है और भारत में बच्चों के लिए वैक्सीन अभी उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे में ये एक चुनौती हो सकती है, एक चैलेंज हो सकता है, जिसके लिए कदम उठाए जाने की जरूरत है। और ऐसे में इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि बच्चों की वैक्सीनेशन ये फ्यूचर में एक प्रायोरिटी बन सकती है सरकार के लिए, ताकि तमाम कदम उठाए जाएं और इस तरह के जो अगर चैलेंज आता है तो उसके लिए बच्चों की वैक्सीन को लेकर इसको तेजी से किया जाना चाहिए। बिल्कुल शैलेंद्र, बेहद शुक्रिया आपका। कहा जाता है कि बुढ़ापा इंसान को निढाल कर देता है क्योंकि इंसान का कमजोर जिस्म उसके लिए मसला बन जाता है। लेकिन मुंबई में रहने वाली 75 साला जुबैदा याकूब खंडवानी इन तमाम परेशानियों को शिकस्त देकर एक नई मिसाल कायम कर रही हैं। अपनी तालीम का लोहा मनवा रही हैं। देखिए खास रिपोर्ट। वैसे तो 75 साल की जुबैदा याकूब खंडवानी के पास डिग्रियों की कोई कमी नहीं है, लेकिन उम्र के इस मरहले पर भी उनके मुताले का शौक कम नहीं हो रहा है। दरअसल जुबैदा याकूब खंडवानी का शुमार पहले ही बहुत ही ज़हीन बच्चों में होता था, लेकिन 17 साल की उम्र में शादी की वजह से वो अपनी आला तालीम मुकम्मल नहीं कर सकी। लेकिन शादी के बाद उनके शौहर ने उन्हें पढ़ने लिखने की मुकम्मल इजाज़त दी, जिसके बाद जुबैदा याकूब खंडवानी ने न सिर्फ अपना ग्रेजुएशन मुकम्मल किया बल्कि अपने शौहर के साथ BEd और MA की तालीम भी मुकम्मल की।
जुबैदा याकूब खंडवानी का कहना है कि जब वो एमए कर रही थी तो उन्हें सूफीज्म के एक बाब ने उनकी दिलचस्पी बढ़ाई और उन्होंने इस पर मजीद तहकीक करने का फैसला किया, लेकिन बीमारी और शौहर की मौत की वजह से उनका ख्वाब अधूरा रह गया। असल में ना ये मेरे हस्बैंड का था कि मैं पढ़ूं और शादी के बाद ऑफकोर्स तो ये चाहते थे कि मैं पीएचडी करूं, पर अफसोस के मैं उस वक्त फिर थोड़े साल के बाद मेरे गाइड मिस्टर गोरेकर वो इनका इंतकाल हो गया और थोड़े दिन में उनका भी याकूब सेठ का भी इंतकाल हो गया और फिर मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहने लगी तो इसलिए थोड़ा बीच में ड्रॉप आउट हो गया, मगर मैं चाहती कि मैं फिर से कंटिन्यू करूँ उसके लिए। जुबैदा याकूब खंडवानी अब अपने पूरे खानदान के लिए ही नहीं बल्कि हर शख्स के लिए मिसाल बन गई हैं। उनके बेटे सुहेल की माने तो माँ ने LLB की पढ़ाई भी मुकम्मल की है और एक वक्त ऐसा भी था जब माँ, बेटी और बेटा एक साथ कॉलेज जाया करते थे। जो मुझे मालूम है इनके बारे में कि इनकी शादी जल्दी हो गई थी मेरी वालदा की, उसके बाद में इन्होंने ग्रेजुएशन किया जिधर मेरे वालिद ने इनको सपोर्ट किया, उसके बाद में इन्होंने B.Ed कोर्स किया, उसके बाद में इन्होंने MA किए, तो साथ में मेरे फादर ने इनको सपोर्ट करने के लिए खुद भी एक MA में ज्वाइन किए डिफरेंट सब्जेक्ट में। और एक टाइम ऐसा था जब ये लॉ कर रही थी, जब मैं भी कॉलेज में था, सेम कैंपस में लॉ कॉलेज भी था, कॉमर्स भी था और आर्ट्स भी था। आर्ट्स में मेरी सिस्टर जा रही थी, मैं कॉमर्स में जा रहा था, ये लॉ में जा रही थी। तो एक टाइम ऐसा भी था कि तीनों फैमिली मेम्बर साथ में हम लोग जाते थे, मदर, सन एंड डॉटर। जुबैदा याकूब खंडवानी की ख्वाहिश है कि वो मुआशरे को कुछ दे जाएं और उनका मानना है कि सूफीज़्म जो कि अमन की एक ऐसी शक्ल है जो मुआशरे को एक नई रोशनी देगी। अजमेर के ख्वाजा गरीब नवाज को बहुत मानती हूँ ना, तो इसके लिए उससे इंस्पायर हुई और फिर मैंने उसमें सूफीज़्म में थोड़ा इंटरेस्ट लेने लगी। तो फिर मैं चाहा कि सूफीज़्म में लेवे, क्योंकि उसमें बहुत अच्छा है कि उसमें ईगो नहीं होना चाहिए, सेल्फ डिनायल होना चाहिए। जाहिर है अगर इंसान लगन और शौक से तालीम को हासिल करना चाहे तो उसके लिए न बीमारी रुकावट बनती है और न ही उम्र की कोई कैद होती है। वो कहते हैं ना, इल्म हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती है, इंसान हमेशा तालिब इल्म ही रहता है और जुबैदा याकूब खंडवानी ने इसे सच कर दिखाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।